हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज एक नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। साइंस का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, ये पूरी तरह से रेस्पिरेशन, जैसे कहते हैं हम श्वसन तंत्र। ठीक है, तो मानव के श्वसन तंत्र से ये पूरा जो वीडियो है पूरा रिलेटेड है। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में इनमें से कौन से पद शामिल हैं। अपन को बताना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे पद हैं जो श्वसन की क्रिया में शामिल होते हैं। उच्छ्वास, निश्वसन, विश्राम या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो उच्छ्वास होता है, निश्वसन और विश्राम, ये तीनों ही जो स्टेप्स हैं वो श्वसन क्रिया में इस्तेमाल होते हैं या शामिल होते हैं। ठीक है, तो उच्छ्वास क्या होता है। उच्छ्वास मतलब कि सांस वायु को अंदर ग्रहण करना की जो क्रिया है वो उच्छ्वास कहलाती है। निश्वसन मतलब जो सांस छोड़ने की जो क्रिया है वो निश्वसन। और विश्राम, जो इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा समय होता है विश्राम का, तो वो भी इस श्वसन क्रिया में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा सत्य कथन की हमको पहचान करना है इसमें। ठीक है, इसमें हम सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि जो दायां फेफड़ा है हमारा, वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लेफ्ट साइड है उससे कुछ बड़ा होता है हमारे राइट साइड का लंग्स। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली के बने थैले में सुरक्षित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रत्येक दो तरह के लेफ्ट एंड राइट जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो अलग अलग एक झिल्ली में, एक दोहरी डबल लेयर की एक झिल्ली में क्या कहते हैं, कैद होते हैं, या फिर उन्हें कहते हैं सुरक्षित रखे जाते हैं। तो उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं। उस झिल्ली को हम कहते हैं दोस्तों फुफ्फुस आवरण, या फिर इंग्लिश का इसका नाम जरूर याद रखिएगा, प्ल्यूरा। ठीक है, प्ल्यूरा इसे कहा जाता है। अगर हिंदी में समटाइम्स नहीं आता है इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, प्ल्यूरा कहा जाता है इस झिल्ली को। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं। कौन से अंग आते हैं श्वसन तंत्र के अंतर्गत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑल ऑफ दी अबव है। लैंग्रिक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आती है। लैंग्रिक्स क्या होता है दोस्तों, ये स्वर ग्रंथि जो हम कहते हैं। तो लैंग्रिक्स जो होता है स्वर उत्पन्न करने के लिए एक वॉल्व जैसा होता है, इससे स्वर उत्पन्न किया जाता है। स्वर यंत्र कहा जाता है इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। लैंग्रिज होता है ये। ठीक है, ट्रैकिया भी क्या होता है, ये गले में होता है ट्रैकिया। और ब्रोंकाई भी जो होता है फेफड़े के अंदर जो दो नलियाँ गई होती हैं उसमें ब्रोंकाई उपस्थित होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें श्वसन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं एक वायु श्वसन के दौरान। तो वायु श्वसन के दौरान दोस्तों जो है 36 से 38 एटीपी अणु बनते हैं। ग्लूकोज अणु 36 से 38 एटीपी अणु बनते हैं, याद रखिएगा इस डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगले गए खाने को वायु नली में जाने से कौन रोकता है। निगले गए खाने को, देखिए दोस्तों क्या होता है, जब ये जैसा सपोज ये हमारा माउथ है, ठीक है, इससे हमारे हमारे मुंह के अंदर खाना भी जाता है, साथ में वायु भी जाती है। और ऊपर हमारी श्वास नली जैसे नाक होती है, नाक से हमारा वायु, हम सांस लेते हैं, वायु अंदर जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक गले में जाकर या तो ये खाना जो है हमारे फेफड़े में जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इस फेफड़े में जाने से बचने के लिए हमारे फेफड़े में एक वॉल्व लगा होता है, ताकि वो खाने को अंदर ना, फेफड़े के अंदर ना ले जा सके, केवल वायु को अंदर ले जा सके। ठीक है, तो फेफड़े में अंदर खाना ना जा सके उसके लिए हमारे एक वॉल्व लगा होता है, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं उसे हम, एपिग्लॉटिस, ताकि वायु नली में जाने से उसे रोकता है कौन, एपिग्लॉटिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन से रोग श्वसन संबंधी है। कौन से रोग हैं जो श्वसन संबंधी दोस्तों, तो आपने देखा होगा दमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म है ये ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है कि जो तीनों ही चीज़ें हैं वो हमारे श्वसन संबंधी रोग हैं, दमा, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश मोलस्क के प्लाज्मा में पाया जाने वाला हीमोसाइनिन वर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है।
देखिए जो हमारा जो मानव की अगर हम बात करें, है ना, होमो सेपियंस की, तो उसके रुधिर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी जिसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, एचबी वर्णक पाया जाता है, इसके कारण रुधिर कणिकाएं रेड कलर की होती हैं। ऐसे जो मोलस्क होते हैं उनके प्लाज्मा में, मोलस्क के प्लाज्मा में ऐसा ही एक हीमोसाइनिन नाम का वर्णक पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, हीमोसाइनिन नाम का वर्णक पाया जाता है। इसमें कौन धातु पाई जाती है दोस्तों? उसमें धातु पाई जाती है तांबा। ठीक है, और अगर मानव की बात करें उसमें लोहा पाया जाता है, लोहा, आयरन की बात करते हैं, है ना। लेकिन जो इनके मोलस्क की बात कर रहे हैं, मोलस्क के प्लाज्मा की बात की जा रही है, तो वहाँ पर तांबा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? फेफड़ों में आदान प्रदान है दोस्तों, वो वायु कूपिकाओं के माध्यम से किया जाता है। वायु कूपिकाएं के माध्यम से फेफड़ों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा भाग है जो ग्रसनी में उपस्थित नहीं है, श्वास ग्रसनी में? तो वो है मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी, देखिए नासा गुहा श्वसन से संबंधित है, कंठ ग्रसनी भी जो है, जिसे हम स्वरयंत्र की बात कर रहे थे, वो भी श्वसन में संबंधित है, स्वर रज्जु भी वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो मुख ग्रसनी है, मुख ग्रसनी जो ग्रस नाल कहते हैं, वो श्वसन के भाग में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है? एम्फीसेमा, एम्फीसेमा एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो सीधे सीधे फेफड़ों को प्रभावित करती है। जो सिगरेट आदि धूम्रपान करते हैं उनको ये बीमारी होती है एम्फीसेमा, जो सीधे सीधे फेफड़ों को क्षय करती है, जिसे हम क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो ऐसी कौन सी क्रिया है दोस्तों जो ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में कॉमन स्टेप है, उभयनिष्ठ है? तो वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ऑक्सी और अनऑक्सी, ऑक्सीनोसिस क्या कहने का मतलब है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो ऑक्सी कहलाएगा श्वसन, और जो श्वसन अनऑक्सी श्वसन की उपस्थिति में होगा वो अनऑक्सी हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो अनऑक्सी। तो इसमें जो ऊपर डेटा दिया था दोस्तों 36 और 38 ATP, तो वो ऑक्सी श्वसन में 38 ATP, ठीक है, और अनऑक्सी में जो होता है ऑक्सी श्वसन में 36 ATP हमारी जो ऊर्जा निर्मित होती है, और अनऑक्सी में वही 2 ATP ऊर्जा जो है निर्मित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यानी कि जनरली इसके आंसर हम क्या लगाते हैं, आप ही बताइए। इसका आंसर जनरली लगा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसका सही आंसर है कि श्वसन के दौरान अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में 78%, जी हाँ 78% जो है नाइट्रोजन छोड़ी जाती है। ठीक है, सब 78% जो है नाइट्रोजन छोड़ी जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, पौधों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इन चारों कथनों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। ध्यान से पढ़िएगा ये चारों स्टेटमेंट्स। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, भोजन से अगर हम ऊर्जा प्राप्त करना है तो उस प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। ये पादपों में ज़्यादातर संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्वसन स्टेटमेंट है, श्वसन पौधों के सभी हिस्सों जैसे तना, जड़, पत्तियां और आदि में अलग अलग होता है। ये भी सही है दोस्तों। श्वसन, पौधों में श्वसन की दर कम होती है जबकि मनुष्य में और जानवरों में अधिक होती है। तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है, रंध्र और लैटिन सेल्स, इन दोनों के माध्यम से पौधों में श्वसन होता है। तो याद रखिएगा, रंध्र और लैटिन सेल्स, इन दोनों के माध्यम से पौधों में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन कौन से यंत्र की सहायता से किया जाता है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, श्वसन की गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन। ठीक है, तो इसे कौन से यंत्र से हम वायु के आयतन को नापते हैं? तो ये कौन सा यंत्र है दोस्तों, बताइए आप। इसका सही आंसर है स्पायरोमीटर। कौन सा यंत्र है? स्पायरोमीटर। जनरली स्टेथोस्कोप क्या नापता है वो आप हमें बताइएगा क्वेश्चन में कमेंट करके कि स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है, क्या कहाँ पे यूज़ होता है स्टेथोस्कोप। लेकिन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्फेरोमीटर। की वायु के आयतन का जो यूज़ है वो हम स्फेरोमीटर के यूज़ के द्वारा उसको नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसित वायु तथा उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतः श्वसित वायु और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 21% अंतः श्वसित में और 16.4% उच्च श्वसित में वायु का ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शीतलन के से वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है?
किसके शीतलन से होती है दोस्तों? तो ये होती है डायफ्राम के, ठीक है, डायफ्राम के शीतलन से होती है। गैसों का विनिमय स्थल कहाँ है? गैसों का विनिमय स्थल, देखिए जो ऊपर जो एक क्वेश्चन था दोस्तों कि वायु का आगमन कहाँ से होता है निर्मल, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है कि गैसों का विनिमय स्थल किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं कूपिकाओं को, ठीक है, गैसों का विनिमय स्थल कूपिका को ही कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में कौन से रोग होने की अधिक संभावना होती है? तो कौन से रोग होने की कारखानों में काम करने वाले जहाँ पर धुआं आदि ज़्यादा होता है तो वहाँ पर सिलिकोसिस नाम का रोग अधिक होता है। सिलिकोसिस नाम का रोग वहाँ पर अधिक पाया जाता है। इस क्वेश्चन है, जब अनॉक्सीडेशन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए अनॉक्सीडेशन जब जीवाणु और कवक में अगर होती है तो उसे हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। जैसे ईस्ट वगैरह फर्मेंटाइजेशन होता है तो वहाँ पर किण्वन की क्रिया होती है। तो जो किण्वन की क्रिया कैसा श्वसन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि किण्वन की जो क्रिया है एक अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य सांस लेने में 1.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है, ठीक है। सॉरी, इसमें आंसर बता दिया गया है कि हाँ, इसमें क्वेश्चन ये था कि सामान्यतः सांस लेने में कितनी जो गैस है वो ग्रहण की जाती है। तो इसका आंसर क्या है? 1.5 लीटर गैस जो है दोस्तों ग्रहण की जाती है, ठीक है। और अगर हम इसमें फेफड़ों की क्षमता की बात करें कि फेफड़ों के अंदर कितनी गैस को ग्रहण करने की क्षमता है तो वो होती है 5 लीटर। कितनी होती है? 5 लीटर गैस जो है वो अपने फेफड़े अपने अंदर ग्रहण करके रख सकते हैं। तो जो ये ग्रहण करने की क्षमता है ना दोस्तों, इसी को हम फेफड़ों का बोलते हैं रेसिड्यूल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूल कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? तो जो ऑक्सीजन अनॉक्सी श्वसन होता है, ठीक है, तो अनॉक्सी श्वसन में पूछा जा रहा है हमसे कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस चीज़ में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो अपघटन है वो एथिल अल्कोहल और जल में होता है, याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल में होता है और जल में होता है। इस क्वेश्चन है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग कौन सा है? बात करें और श्वसन तंत्र की बात करें तो इन दोनों ही जगहों पर दोस्तों ग्रसनी जो है वो एक कॉमन स्टेप होती है, कॉमन भाग होती है ग्रसनी, ठीक है। श्वास नली और पाचन तंत्र, इसमें ग्रसनी कॉमन स्टेप है। मानव श्वसन में वर्णक, श्वसन का जो वर्णक है वो कौन है दोस्तों? मानव श्वसन में श्वसन का वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। सभी जैसे ऊपर अपन डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो मानव श्वसन का वर्णक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप आपको हमारी क्लासेस स्टार्ट अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे पसंद आए हैं दोस्तों। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ।